एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये लेक्चर अच्छे से समझ लिया तो आपका कहीं ना कहीं बोर्ड का प्रिपरेशन इस चैप्टर का हो जाता है। तो ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। वी हैव अ लाइव बैच आरएम 5.0 जहां पर YouTube के सारे अच्छे अच्छे टीचर मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं हूं, गैलेक्सी मैम है, शुभम सर हैं, फुल टीम ऑफ टीचर्स है। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के। तो बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोई भी डाउट है तो ये दोनों नंबर के ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी ऐप की लिंक और वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम में इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनेंगे, इसके आगे भी जो भी कुछ पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रस्टिंग, रैंसिडिटी, हर चीज के ऊपर सवाल बनाया जा सकता है। इसके पहले हमने जो कुछ पढ़ा वो बेसिक्स था। चैप्टर को अच्छे से समझना है तो बेसिक आना चाहिए, बैलेंसिंग आनी चाहिए, है ना। लेकिन इसके आगे का पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। चलिए, 4 टाइप के होते हैं बेसिकली। कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है और रेडॉक्स भी है। ठीक है, तो 5 टाइप पकड़ूंगा मैं। चलो, रेडॉक्स भी है, उसमें भी ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, तो 6 टाइप हो गए। एनीवे, शुरू करते हैं। बड़ा मजेदार टॉपिक है, ध्यान से सुनते जाना और साथ साथ में अगर आप नोट्स बना सको, बहुत सारी बातें हैं जो मैं एडिशनल भी बताऊंगा, एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। तो अगर आप रनिंग नोट्स ले रहे हो, लेक्चर देखते देखते अगर आप नोट्स बना रहे हो, तो ये सारी बातें आप लिखते जाओगे तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहां पर क्या होगा देखिए, हमने बोला था एरो के लेफ्ट में रिएक्टेंट होते हैं और राइट में प्रोडक्ट होते हैं। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैं 2 रिएक्टेंट लेता हूं, ए एंड बी। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, ए और बी को जोड़ दूं, कंबाइन करूं, एंड मेरे पास एक प्रोडक्ट बनता है जो है सी, तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए एंड बी कंबाइन टू प्रोड्यूस सी। ए एंड बी, ये तो मैंने आपको 2 रिएक्टेंट बताए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ए है, उसके साथ बी है, उसके साथ सी है, एंड सब लोग मिलके मुझे डी बना के दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो 2 और मोर रिएक्टेंट कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट। सिंपल बात है, कम ऑन, यस और नो। 2 और मोर रिएक्टेंट कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही आपकी डेफिनेशन भी है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यही डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन। अब इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलिए, हमने लिया है मैग्नीशियम रिबन, इसको हम जला रहे हैं बंसन बर्नर के ऊपर। मैग्नीशियम जो है एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, आपको एक ब्राइट फ्लेम यहां पे दिखाई देगी जलते हुए। एंड कॉम्बिनेशन के बाद मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। उसका ये व्हाइट रेसिड्यू आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का जो अभी ये सब्सटेंस बना है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल। तो यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक तो ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन, ए प्लस बी गिव्स मी ए बी। ठीक है, ए बी के जगह पे आप सी भी लिख सकते हो तो भी ठीक बात है, समझ में आता है। ए प्लस बी गिव्स मी ए बी और सी। सो 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ये हो गया आपका डेफिनेशन। ये आपको याद करना है फॉर 1 मार्क, इट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, 1 मार्क का ये डेफिनेशन पूछा जा सकता है। हमने क्या किया, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन किया, Mg प्लस O2 एंड इट गिव्स मी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब देखो, आपको एक बात बताऊं, ये फॉर्मूला कैसे आया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी MgO, ये फॉर्मूला कहां से आया, क्यों आया? ये वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है। मैग्नीशियम के ऊपर Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज बनता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज बनता है। 2 कैंसिल करते हैं, फिर हम उसको क्रिस क्रॉस करते हैं तो मुझे MgO मिलता है। ये सारी बातें मैंने केमिस्ट्री बेसिक्स, एक अलग से वीडियो बनाया है केमिस्ट्री बेसिक, उसमें ये सारी बातें मैंने की हैं। वो वीडियो आपने देखना है, तब जाके आपको हर चीज का वैलेंसी याद रहेगी एंड आपको किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो समझ में आएगा क्रिस क्रॉस मेथड से। तो वो केमिस्ट्री बेसिक का वीडियो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। वैलेंसी की आरती भी बनाई हुई है, उसके फ्लैश कार्ड भी दिए हैं,
आप फ्लैश कार्ड्स में जाओगे केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में, तो उसमें वैलेंसी का फ्लैश कार्ड अलग से बनाया है, उसको भी आप गो थ्रू करो। आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं या फिर स्पीशीज हैं उनके वैलेंसी आपको याद हो जाएंगे एंड आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हो। ठीक है, तो Mg+O2 गिव्स मी MgO। अब इसको मैं बैलेंस कैसे करूंगा, यहां पे 2 ऑक्सीजन है तो मैं यहां पे 2 लगाऊंगा, मैग्नीशियम 2 हो गया तो मैं यहां पे 2 लगाऊंगा, सिंपल सा बैलेंसिंग है। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी H2O। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो मैं यहां पे 2 लगाता हूं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 2 जा 4, तो मैं यहां पे 2 लगाऊंगा तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, बराबर है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये हमने पहले भी देखा था, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जला के देखा था तो यही रिएक्शन था, बराबर है। और कोई रिएक्शन दिया है, नहीं दिया है। चलो अब यहां पर मैंने पानी लिया है, पानी के अंदर मैं क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या आइटम है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, इसको मैं पानी के अंदर डाल रहा हूं, इसके छोटे छोटे पीसेस या फिर उसका मैंने भुक्का किया, पाउडर बनाया, और वो पाउडर मैंने डाली है पानी के अंदर, पानी के साथ रिएक्शन होगा, धीरे धीरे देखो साथ में पानी भी कंबाइन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा ये जो कैल्शियम ऑक्साइड के छोटे छोटे पीसेस हैं वो पानी के अंदर रिएक्ट करते 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 घुल जाएंगे, कंप्लीटली गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहली बात क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा आपको बना के देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। सर क्विक लाइम, स्लेग्ड लाइम, लाइमस्टोन कैसे समझ में आएगा, देखो आपको सिंपल बताऊं, कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या होता है, क्विक लाइम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ये होता है स्लेग्ड लाइम, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, बहुत जरूरी है। एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये होता है लाइम स्टोन, तो ये 3 बात आप याद रख सकते हो। अरे शानी माझी पोरो, स्मार्ट बच्चे हैं, याद रख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्लेट लाइम एंड कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन। ठीक है, इतना आप याद रख सकते हैं। अब यहां पर इसका और पानी का कॉम्बिनेशन हुआ एंड हमें क्या मिला, स्लेक्ड लाइम, इसको बाय द वे लाइम वाटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। ये एक्वियस स्टेट में है, मतलब ये पानी के अंदर डिसॉल्व है, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है, इसको ही लाइम वाटर भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर। अब इस रिएक्शन में बीकर के ऊपर मैं हाथ रखूं तो मुझे हीट फील होती है, गर्म है, गर्मी फील होगी, मतलब यहां पर हीट भी जनरेट हो रही है, तो हीट हमें इस तरह से इक्वेशन में प्लस करके बतानी है। यह बात आपको समझ में आई, लाइट गई, लाइट आ गई, ठीक है, थोड़ा आपको दिखा रहेगा ना, अंधेरा हुआ फिर से लाइट आई, होता है यहां पे कभी कभी लाइट चली जाती है रिकॉर्डिंग के बीच में, मजा आता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल बात बताता हूं, जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है या फिर हीट इज गिवन आउट ऐसा बोल सकते हैं, इनको हम बोलते हैं, कहां लिखा है, यहां लिख देता हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट में हीट है, मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है, बीकर गर्म हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज गिवन आउट। याद रख पाओगे, अच्छे बच्चे हो, स्मार्ट बच्चे हो, बोलो मेरे साथ, एक्सोथर्मिक मतलब हीट इज गिवन आउट, हीट इज प्रोड्यूस्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बाय द वे इसका स्टेटमेंट आपको यहां पे बता देता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली, मतलब खतरनाक रिएक्शन पानी के साथ दिखाता है, टू प्रोड्यूस स्लेग्ड लाइम which is calcium hydroxide also called as lime water releasing a large amount of heat। अब यहां पर मैंने छोटे छोटे पीसेस डाले थे तो उतना खतरनाक रिएक्शन नहीं दिखा, लेकिन अगर मैं बड़े बड़े पीसेस डाल दूं तो इस तरह से विगरस रिएक्शन दिखता है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है एंड पानी उबलते हुए भी हमें दिखाई दे रहा है। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप यहां तक की बातें एकदम सुपर क्लियर हो गई है, कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया है। अब एक और एग्जांपल यहां पे है, मैंने लिया अमोनिया। अमोनिया क्या होता है देखो,
अमोनिया होता है NH3। उसके साथ मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाऊंगा HCl का, NH3 प्लस HCl। तो आपको कुछ व्हाइट कलर का स्मोक बनते हुए दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। अब ये रिएक्शन को समझिए, बड़ा मजेदार रिएक्शन है। हमने एक टेस्ट ट्यूब में एग्जांपल के तौर पे HCl लिया है, टेस्ट ट्यूब में HCl लिया, उसको मैं नीचे से गर्म कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। तो कैनाई से HCl के फ्यूम्स बाहर आएंगे, वेपर बाहर आएगा, HCl गैस बाहर आएगी, HCl की गैस बाहर आएगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक ग्लास रॉड लिया था, उसको मैंने अमोनिया के अंदर डुबाया। अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है लिक्विड, उसके अंदर मैंने ग्लास रॉड को डुबाया और बाहर निकाला। तो अमोनिया भी वेपर के फॉर्म में ग्लास रॉड से बाहर आएगा। ध्यान से सुनना, अमोनिया का भी वेपर रहेगा यहां पे। नहीं समझ में आई? ये ग्लास रॉड है, इसको मैंने अमोनिया के अंदर डुबा के ऐसे ऐसे करके निकाला, तो इसमें से अमोनिया के वेपर्स निकलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ग्लास रॉड को अमोनिया में डुबा के निकाला, तो यहां से अमोनिया के वेपर्स निकलेंगे। मतलब ये दोनों गैस हैं, अमोनिया भी गैस फॉर्म में है और HCl भी गैस फॉर्म में है। एंड जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक व्हाइट कलर का स्मोक बनता है। ये स्मोक क्या है? ये स्मोक क्या है? NH4Cl। व्हाट इज दिस? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। बाय द वे, अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड है। तो आपको जो धुआं दिख रहा है, धुआं क्या है एक्चुअली? वो छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, आपने चौक का पाउडर बनाया एकदम भुक्का, या फिर टैल्कम पाउडर होती है, मुंह पे लगाते हैं ना पाउडर, उस पाउडर को आप फूंक मारो तो क्या वो स्प्रेड हो जाएगा हवा में, तो आपको एक थोड़ा धुआं जैसा दिखेगा। उसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड का भी क्या बन रहा है? छोटे 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 पार्टिकल्स बन रहे हैं, और वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि आपको वो धुएं जैसे दिख रहे हैं, बट एक्चुअली वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं। क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स। मजा आ रहा है ना? फील आ रहा है यार? कम ऑन, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। अमोनिया भी गैशियस फॉर्म में है, HCl भी गैशियस फॉर्म में है, एंड अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में बनता है, इसलिए उसका आपको स्मोक दिखाई देता है। तो भाइयों और बहनों, यहां तक की सारी कहानी आपको समझ में आ रही है। बस आप ही की तरह बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लाइव में हमसे पढ़ा है एंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बोर्ड एग्जाम्स में। जैसे गुंजन है, शी स्कोर्ड 100%, वेंकटेश 100% लाया है, धनश्री 99% लाई है। इन तीनों का इंटरव्यू भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाता है। इन्होंने अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की थी वो आप देख सकते हैं। एंड बस उन्हीं की तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइव में पढ़ के बहुत ब्रिलियंट परफॉर्म किया है। तो अपना जो बैच है आरएम 5.0, उसमें आपको क्या क्या मिलता है? बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लाइव क्लास मिलेगा ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, पूरा सिलेबस 2 बार कवर किया जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन टॉप 4 फीचर्स आपको बता रहा हूं, कोई भी आपका लेक्चर मिस नहीं होगा, आपका बैकलॉग कभी नहीं बनेगा। डाउट सॉल्विंग के लिए आपको एक IVR नंबर दिया जाता है, जिसके ऊपर कॉल करके आप टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हो। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अवर बैच। सारे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं कॉल के ऊपर, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों प्रकार की मिलती है। ऑब्जेक्टिव में MCQs रहेंगे, सब्जेक्टिव में पेपर आप लिख के दोगे, वो आपको चेक करके भी दिया जाएगा, ठीक है। तो बैच में यहाँ पे कोड अवेलेबल है फर्स्ट 300, इसको अप्लाई करोगे तो ये हो जाता है 9000 फॉर होल ईयर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। लिमिटेड टाइम के लिए ये कूपन अप्लीकेबल है। आप कब इसको परचेस कर रहे हो? आज कर रहे हो, कल कर रहे हो तो अप्लीकेबल होगा, अवेलेबल होगा बाद में करोगे। ये कब तक अवेलेबल होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। ये इजी लर्निंग अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। फिर होम पेज के ऊपर आपको लाइव कोर्सेज दिखेंगे, उसके अंदर आरएम 5.0 बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। एंड ये कूपन एंड ऑफर्स में आपको फर्स्ट 300 ये कूपन अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा, एंड उसको अप्लाई करके दिस बिकम्स 9000, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है बैच के रिगार्डिंग, तो ये दोनों नंबर के ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं डीकंपोजिशन की रिएक्शन की तरफ, डीकंपोजिशन रिएक्शन की तरफ। यहां पर मैंने एक प्रोडक्ट लिया जिसका नाम था AB, एग्जांपल के तौर पे एक प्रोडक्ट लिया, सॉरी एक रिएक्टेंट लिया, क्या बोल रहा हूं मैं भी, एक रिएक्टेंट लिया जिसका नाम है AB। इसको मैं ब्रेक करूंगा इनटू A+B, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मैंने एक रिएक्टेंट लिया D,
और उसको मैं तोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा A प्लस बी प्लस सी। तो यहां पर बोलने की बात यह है कि एक सिंगल रिएक्टेंट डिकंपोज होगा, ब्रेक होगा इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। कॉम्बिनेशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट, कॉम्बिनेशन का उल्टा करना है, सिंगल रिएक्टेंट है, उसको तोड़ के आप 2 और मोर प्रोडक्ट्स बनाओगे। 2 प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं। यही होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहां पे जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर मैंने शुगर लिया, शुगर खाने का जो शुगर होता है घर पे, उसको मैं हीट कर रहा हूं, तो आपको दिख रहा है वो एकदम काला 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 होते जा रहा है, उबल भी रहा है और एकदम काला हो गया है, मेल्ट हो गया, उबला और काला हो गया, जल गया। तो यहां पे क्या रिएक्शन हुआ होगा, आइए समझते हैं। बस अभी कितना जलाएगा, बस हाँ हो गया, बस है काला हो गया ना, ऐकतच नाही बघा। हाँ चलो जला लिया। अब देखो, a single reactant will decompose, break down to form 2 or more products. जनरल रिप्रेजेंटेशन AB gives me A plus B। ठीक है, कॉम्बिनेशन का क्या था, A plus B gives me AB। ये किस में था, कॉम्बिनेशन में, इसका ही उल्टा AB gives me A plus B। जनरल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है आपको। सिंगल रिएक्टेंट विल डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। सबसे पहला एग्जांपल क्या है हमारे पास, शुगर। हमने शुगर लिया C12H22O11, C12H22O11, ये क्या होता है, सुक्रोज। जो खाने का शुगर होता है घर में वही है सुक्रोज। इसको हमने जबरदस्त गर्म किया, हीट प्रोवाइड किया। अब ध्यान से समझिए, हीट हम दे रहे हैं, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। चलो बात आपको यहीं पे समझा देता हूं। हम क्या बोल रहे हैं, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बनता है सर, एक तो बनेगा काला काला, काले है तो क्या हुआ दिल वाले है, काला कार्बन। जो आपको ब्लैक कलर का प्रोडक्ट बनते हुए दिख रहा है वो क्या है, कार्बन है, कार्बन काला होता है। प्लस आपको मिलेगा H2O, गैस फॉर्म में क्यों मिलेगा, बिकॉज इतनी सारी हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वाटर भी है वो वेपर के फॉर्म में बाहर आएगा। तो हमने यहां पे गैस लिखा हुआ है, कार्बन सॉलिड रहेगा, आपका शुगर भी सॉलिड रहेगा। स्टेट ऑफ मैटर भी आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या है। एंड इसके बाद और कुछ मिलेगा क्या, नहीं, इतना ही मिलेगा। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करते हैं। इधर कार्बन कितना है, 12 है तो मैंने 12 लिखा, ठीक है। हाइड्रोजन 22 है तो मैंने यहां पे 11 लिखा। ऑक्सीजन 11 है तो ये भी 11 हो गया, बराबर है, बैलेंस्ड है। 12 कार्बन प्लस 11 H2O, ये बनेगा आपका रिएक्शन। कोई डिफिकल्टी है यहां पे, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम हीट करते हैं तो मुझे मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मैं यहां पे G लिख सकता हूं और मैं एक अपवर्ड एरो भी दिखा सकता हूं, दोनों चलेगा। दोनों साथ में मत लिखना, एक लिखना, या तो आप ब्रैकेट में G लिखो या तो आप अपवर्ड एरो बनाओ, दोनों में से एक। दोनों सही है, कोई गलत नहीं देगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक एक नाव सांगा मला पटकन। ये लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन। ये क्विक लाइम है, बातें समझ में आ रही हैं, लाइमस्टोन क्विक लाइम। ये हो गया डिकम्पोजिशन। बाय द वे, जब भी हम
हीट देके डिकम्पोजिशन करते हैं उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। गर्म करके डिकम्पोज करना इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। सो फार सो गुड, यहां तक एकदम क्लियर। एक और रिएक्शन यहां पे बताया है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। H2O2 क्या होता है? H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका भी डिकम्पोजिशन होता है। आप इसको खुला छोड़ दो, H2O2 को आप ऐसा एक डिश में लो, खुला छोड़ दो, धीरे धीरे वो अपने आप डिकम्पोज होगा इनटू क्या बनाएगा? पानी बनाएगा एंड ऑक्सीजन बनाएगा। सिंपल, अपने आप डिकम्पोज होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 विल ब्रेक डाउन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। मजा आया? चलो एक और रिएक्शन। हमने अभी अभी देखा कैल्शियम कार्बोनेट को। देखो ये डायग्राम के ऊपर एक्टिविटी आ सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुत जरूरी है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3 लाइमस्टोन, उसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो क्या होने वाला है? क्या होगा? इधर लिख रहा हूं CaCO3, इसको हमने क्या किया? ट्राइंगल दिखा दूं ऊपर एरो के ऊपर, समझ में आएगा? हीट दे रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। यस सर, CaCO3 को हीट करेंगे, मेरे को कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। अच्छा, प्लस CO2 मिलता है, इसको मैं अपवर्ड एरो से इंडिकेट कर रहा हूं। ये सॉलिड रहेगा और ये भी सॉलिड रहेगा। ठीक है, इक्वेशन आपको समझ में आ रही है। अब ये लोग ने क्या किया, यहां पे एक ट्यूब लगाई, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो इस ट्यूब से पास हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। क्या पास हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे 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 ऐसा पास होते 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 कहां पहुंचा? लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वियस सॉल्यूशन, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो क्या होएगा? CaOH ट्वाइस, कैसा? एक्वियस। उसके अंदर डाला कार्बन डाइऑक्साइड, कैसा? गैस। कॉम्बिनेशन होगा इनका एंड आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है CaCO3। अब ये CaCO3 क्या है? ये आपको फिर से लाइमस्टोन मिल रहा है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, और एक और चीज आपको मिलेगी, प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा। अब मुझे बताइए, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वो सॉलिड है एंड पानी क्या है? लिक्विड है। L लिखा है मैंने, वहां पे दिख रहा है आपको? झूम बराबर झूम करके दिखाऊं? CaOH twice aqueous combines with carbon dioxide gaseous to produce calcium carbonate and water. वाटर कैसा है? लिक्विड है। L लिखा हुआ है मैंने, आपको दिखाई दे रहा है? चलो एक और बात आपको बताना चाहूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो आपका जो लाइम वाटर है वो कैसा दिखेगा आपको? मिल्की दिखेगा, मिल्की। आपको दिख रहा है? सफेद सफेद हो गया ये, सफेद सफेद हो गया ये थोड़ा। लाइम वाटर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स बनता है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? कैल्शियम कार्बोनेट के इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स बनेंगे। एक मिनट, चलो अच्छे से बताता हूं। ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, बहुत घटिया टेस्ट ट्यूब बनाई है मैंने। उसके अंदर लाइम वाटर है। जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्या बनेंगे? इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स बनेंगे, सॉलिड पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? सॉलिड पार्टिकल्स, इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स। इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। जब किसी रिएक्शन में, जब किसी प्रोडक्ट में, इक्वेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट में अगर कोई सॉलिड बन रहा है जो इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल सॉलिड, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये जो व्हाइट व्हाइट कलर के पार्टिकल्स हैं ये क्या है? प्रेसिपिटेट हैं। तो यहां पर
आप एक डाउनवर्ड एरो भी दिखा सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट के बगल में। बात समझ में आ रही है? या तो आप ब्रैकेट में सॉलिड लिख सकते हो और यू कैन शो अ डाउनवर्ड एरो लाइक दिस। आई होप एकदम क्लियर बातें मैंने यहां पे बताई हैं, सिंपल बातें बताई हैं, अच्छी बातें बताई हैं। चलो आगे चलते हैं। देखो कहीं पे भी कोई दिक्कत है ना, केमिस्ट्री कैसी है, इट इज लाइक मैथमेटिक्स, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बताने के लिए तो इतनी सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आपको शायद सब कुछ याद ना रहे। देखो यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लिखते जानी है रनिंग नोट्स में। आप नोटबुक में लिख रहे हो ना, आपको ये सब कुछ लिखना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा बातें हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट, ये प्रेसिपिटेट होता है। उसको आप डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट करते हो। डाउनवर्ड एरो क्या बताता है? कि वो सॉलिड है, वो सेटल हो गया, सॉलिड है ना, तो नीचे बैठ गया, डाउनवर्ड एरो। गैस बन रही है तो अपवर्ड एरो, गैस उड़ेगी, अपवर्ड एरो। सॉलिड है तो बैठेगा, डाउनवर्ड एरो। यही बात है, समझ में आ रही है? चलो एक और बात यहां पे डिकम्पोजिशन में बताऊंगा। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? देखो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने एक बीकर लिया है, एक बीकर लिया, उसमें मैंने वाटर लिया, वाटर के अंदर मैंने थोड़ा सा एसिड भी ऐड किया है, सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा ऐड किया है, ताकि पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाए। ठीक है, फिर मैंने यहां पे आपको दिखेगा मैंने कुछ इलेक्ट्रोड लगाए हैं, इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है। एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, दिखाई दे रहा है आपको, और एक बैटरी लगाई है और एक स्विच लगाया हुआ है। तो जैसे ही मैं स्विच को चालू करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता हूं, एनोड में और कैथोड में दोनों में बबल्स आते हैं। एनोड में ऑक्सीजन गैस जमा हो रही है, यहां पर जो बबल्स आ रहे थे वो किसके थे? ऑक्सीजन के थे। और कैथोड में हाइड्रोजन गैस जमा हो रही है, तो यहां पर जो बबल्स आ रहे थे वो किसके थे? हाइड्रोजन गैस के थे। यहां तक आपको बात समझ में आई? सिंपल था, बीकर था, बीकर में पानी था, पानी में थोड़ा एसिड भी डाला था ताकि पानी की कंडक्टिविटी बढ़ा पाए, पानी के अंदर करंट पास हो पाए। फिर मैंने ग्राफाइट इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एनोड है, कैथोड है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीजन आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन आ रहा है, इतनी सी बात है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? पानी को ब्रेक कर रहे हैं। पानी क्या होता है? H2O, उसको हम तोड़ रहे हैं और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, जिसको इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। कुछ और बातें आपको बताना चाहूंगा। अगर आप देखो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, वॉल्यूम है, इट इज हाफ ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की स्पेस ज्यादा है, मतलब ज्यादा हाइड्रोजन बन रही है, और ऑक्सीजन उसकी आधी बन रही है। आपको दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की जो स्पेस है वो अलग है। ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, वाटर क्या है? लिक्विड है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक कर रहे हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहां पर दोनों जगह पे मैंने जी लगाया हुआ है, उसके जगह पे आप एक अपवर्ड एरो भी दिखाओगे तो भी सही बात है। या तो आप जी लिखो या तो अपवर्ड एरो लिखो, ठीक है, हमने जी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है। अब इसको मैं बैलेंस करूं तो मुझे बताओ, यहां पे ऑक्सीजन 1 है, यहां पे 2 है, तो मुझे यहां पे 2 लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अब हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, तो यहां पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, यहां पे एक रेशियो बन रहा है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। आपको यह बात समझ में आ रही है? तो 2:1 के रेशियो में बन रहा है, इसलिए हाइड्रोजन डबल बन रहा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जितना बनेगा उसका डबल हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज यहां पे आपको दिख रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड। 2:1 रेशियो में प्रोड्यूस होते हैं। ये बात आपको समझ में आई? मजेदार बात है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए फिर आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। देखो यहां तक भी हमने कितनी सारी प्यारी प्यारी बातें की है, बहुत कुछ बताया है आपको मैंने। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? ऑसम रिएक्शन है ये भी। चलो यहां पर मैं ले रहा हूं, एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बीसी, एक रिएक्टेंट है बीसी। तो अब क्या होता है आपको बताऊं, ए जो है ना,
इट इज मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव है। और ये जो बी है, ये दोनों मेटल हैं बाय द वे, ए भी एक मेटल है, बी भी एक मेटल है, ये बात याद रखना, एक मेटल है, बी भी एक मेटल है। ए इज मोर रिएक्टिव, बी इज लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। तो क्या होगा, ए बी के जगह पे आके बैठ जाएगा, बी को लात मार के निकाल देगा। तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है ए सी। नहीं समझ में आई बात, ए बी के जगह पे आके बैठ गया, बी को लात मार के हट निकल चल फुट, ऐसे करके बी को हटा दिया, उसके जगह पे ए आके बैठ गया, तो मुझे मिला ए सी और मुझे मिलेगा बी अकेला। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कैन आई से a more reactive element displaces a less reactive element. A more reactive element displaces a less reactive element, ऐसा बोल सकता हूं, डेफिनेशन यही है। A more reactive element displaces a less reactive element from its compound। चलिए अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मैंने लिया है कॉपर सल्फेट, टेस्ट ट्यूब में ले लूंगा इस तरह से बराबर ब्लू कलर का। ये हमने शुरू में जो एक्टिविटी की थी ना, जिंक डस्ट, वैसा ही है, लेकिन यहां पर मैं लोखंड का खिल्ला यूज कर रहा हूं, लोखंड, आयन का नेल मैंने डाला कॉपर सल्फेट के अंदर इस तरह। अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, आपको दिख रहा है खिल्ले के ऊपर ब्राउन कलर का कुछ आ गया है, सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो चुका है। एंड अगर लोखंड का खिल्ला मैं ध्यान से देखूं तो काफी बच्चे बोलेंगे ये जंग है, नहीं ये रस्ट नहीं है, ये क्या है, ये कॉपर है। तो रिएक्शन में क्या हुआ, डेफिनेशन समझिए। पहले तो ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ए प्लस बी सी गिव्स मी ए सी प्लस बी। अब मैंने क्या बोला, आयन, आयन मतलब अ चार्ज्ड पार्टिकल, ऐसा बोल सकते हो। आयन of a more reactive element displaces ion of a less reactive element from its compound। मैंने आयन लिया सॉलिड, उसमें मैंने कॉपर सल्फेट यूज किया एक्वियस, एक्वियस मतलब पानी में डिसॉल्व। कॉपर सल्फेट के अंदर लोखंड का खिल्ला डाला मैंने। अब यहां पर क्या है, आयन इज मोर रिएक्टिव। ये रिएक्टिविटी कैसे पता चली, अपने मन से बोल रहा हूं क्या, मैं कुछ भी बोलूंगा आयन इज मोर रिएक्टिव, नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो आप आगे जाके मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, याद रखो इतना, आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयन कॉपर के जगह पे आके बैठ जाएगा। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। आयन कॉपर को लात मार के हटा देगा, तो आपको क्या मिलेगा, FeSO4, फेरस सल्फेट। और ये कौन से कलर का होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है। तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होते हुए दिखेगा एंड आपको क्या मिलेगा, कॉपर का सॉलिड डिपॉजिट। आपका जो लोखंड का खिल्ला पीछे दिख रहा है उसके ऊपर पूरा कॉपर जमा हो जाएगा। आप उसको हाथ लगा के ऐसे निकालोगे ना, तो ब्राउन कलर का कॉपर आपके हाथ में आएगा, कॉपर के पार्टिकल्स इस तरह से हाथ में आ जाते हैं। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पर आयन बोला है ना, आयन ऑफ अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब यहां पे बेसिकली आपको पता है कॉपर सल्फेट में ये जो CuSO4 है उसके अंदर कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज है और सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज होता है। उसी तरह से FeSO4 में आयन के ऊपर 2+ चार्ज होता है, SO4 के ऊपर 2- चार्ज होता है। तो हुआ क्या, ये जो आपका आयन है, लोखंड है, उसने पहले अपना Fe2+ आयन बनाया होगा। मतलब ये Fe पहले क्या बना होगा, Fe2+ बना होगा और फिर इसने कॉपर को हटाया। नहीं समझ में आई बात, लोखंड ने खुद का पहले क्या बनाया, Fe2+ बनाया। इसको मैं बोलता हूं आयन, चार्ज्ड पार्टिकल, कैटायन बोलता हूं। क्या बोलता हूं, कैटायन, लोखंड का कैटायन Fe2+। एंड बाद में उसने जाके कॉपर को हटाया और FeSO4 बनाया। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, आयन ऑफ अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड।
बात समझ में आ रही है? थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड बात है। अगर आपको समझ में आई है तो आपको बहुत मजा आएगा, समझ में आया है तो बहुत मजा आएगा। बाय द वे डोंट वरी, ये Fe2+ कैसे बनता है ये भी हम आगे देखने वाले हैं, डिटेल में देखेंगे कि ये बना कैसे, क्यों बना, तो ये सारी बातें आपको बताऊंगा आगे, डोंट वरी एट ऑल। तो ये कॉपर कैसा रहेगा, ब्राउन कलर का पाउडर पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, उसी तरीके से हमने शुरू में क्या किया था, जिंक डस्ट हमने कॉपर सल्फेट के अंदर डाला था, तो हमें क्या मिला, हमें जिंक सल्फेट मिला। जिंक सल्फेट कैसा था, इट वॉज कलरलेस। यहां पर भी जिंक इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को लात मार के हटा देगा, उसके जगह पे आके बैठ जाएगा और जिंक सल्फेट बना देगा कलरलेस। तो जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा, प्लस आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा कॉपर का ब्राउन पार्टिकल्स। क्या ये बात सही है? कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई बुरी बात है क्या, समझ में आ रहा है आपको? एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी तरह से लेड लेता हूं और उसको मैं डालता हूं कॉपर क्लोराइड में। यहां पर भी केनाली ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी क्यों मिली? हाँ, लेड इज मोर रिएक्टिव। अब आप बोल रहे होगे सर कैसे पता चल रहा है आपको ज्यादा रिएक्टिव है, कैसा पता चला लेस रिएक्टिव है? हमें भी बताओ। बताऊं? बताता हूं, चलो बताता हूं। यहां पर भी लेड जो है पीबी, इट इज मोर रिएक्टिव, तो ये कॉपर को लात मार के हटाएगा, क्या बनेगा, PbCl2 लेड क्लोराइड, एंड आपको मिलेगा कॉपर का ब्राउन पार्टिकल्स। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मुद्दा एकदम क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट एकदम क्लियरली समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो समझ में क्या नहीं आया, रिएक्टिविटी सीरीज। चलो देखो, मेरे साथ साथ बोलना, के ना ली, के ना ली ने कार मांगी, के ना ली ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी। केनाली ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली, मिली मतलब मर्क्यूरी Hg, सिल्वर ऑडी। केनाली ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये है आपकी बेसिक रिएक्टिविटी सीरीज। ये हाई रिएक्टिविटी और ये लो रिएक्टिविटी। तो यहां पर आप देखो बाबा, हमने कॉपर सल्फेट यूज किया था CuSO4, उसके साथ हमने जिंक का रिएक्शन करवाया, आयरन का करवाया और लेड का करवाया। तो ये तीनों कैसे हैं, मोर रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस करते हैं। अगर मैं आयरन को कैल्शियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डालूं तो इनका रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा, नो रिएक्शन, बिकॉज कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ये बात होती है, इस तरीके से काम होता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद रख सकते हो। केनाली ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, मजेदार बात। चलिए आगे चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक है AB और एक है CD। अब इसमें क्या होता है आपको बताता हूं। A के ऊपर प्लस चार्ज है, B के ऊपर माइनस चार्ज है, C के ऊपर प्लस चार्ज है, D के ऊपर माइनस चार्ज है। तो यहां पे आयंस का एक्सचेंज होगा। आयन क्या होता है रे बाबा, चार्ज्ड पार्टिकल। A प्लस चार्ज है ना उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, उसको मैं कैटायन बोलता हूं। B माइनस नेगेटिव चार्ज, उसको मैं एनायन बोलता हूं। चार्ज्ड स्पीशीज को आयन बोलते हैं। आयंस और एक्सचेंज्ड, यहां पे होती है आयंस की अदला बदली। मतलब ये A जो है वो C के जगह पे जाएगा, तो मुझे AD मिल सकता है, AD प्लस CB,
बिकॉज हमेशा पॉजिटिव को पहले लिखना है, हमेशा आप पॉजिटिव आयन को पहले लिखते हो। ए के ऊपर प्लस चार्ज, डी के ऊपर माइनस चार्ज, सी के ऊपर प्लस चार्ज, बी के ऊपर माइनस चार्ज, एडी प्लस सीबी मिलेगा आपको। ये एरो ऐसा आना चाहिए ना, ऐसा आना चाहिए। AC नहीं, AD एंड CB आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। समझिएगा, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो हमने लिया है सोडियम सल्फेट एग्जांपल के तौर पे और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। अब यहां पे सोडियम सल्फेट को हम टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं। देखो बाबा, सोडियम सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में लिया, और उसके अंदर बेरियम क्लोराइड डाला, तो मुझे यहां पे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिख रहा है, मतलब व्हाइट कलर के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो भी इनसॉल्युबल व्हाइट सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये क्या है? प्रेसिपिटेट है। समझ में आ रहा है बात? चलो अभी रिएक्शन देखो, मैंने बराबर बनाया था। अच्छा नहीं, ए और डी को एक्सचेंज किया है ना, डी को कुछ तो गड़बड़ है ना, एरोज में गड़बड़ लग रही है मेरे को यहां। डी ए के जगह पे थोड़ी आ रहा है। अच्छा ऐसे दिखाया है, एरोज का मतलब क्या है कि ए और डी साथ में आ गए, बी और सी साथ में आ गए, ऐसा बताया है। अच्छा 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 अच्छा, समझ में आया? मुझे भी अभी समझ में आया कि ए और डी को साथ में लिया है, बी और सी को साथ में लिया है, इस तरीके से एरो बनाए हैं। चलो, तो ए के ऊपर प्लस चार्ज, डी के ऊपर माइनस चार्ज, सी के ऊपर प्लस चार्ज, बी के ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है, आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या? एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या? एक इनसॉल्युबल सॉलिड। देखो काफी बार होता है ना, पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजें मुझे रियलाइज होती है कि अच्छा ऐसे है। पढ़ाते पढ़ाते एक टीचर भी हमेशा एक स्टूडेंट होता है। दुनिया का सारा ज्ञान तो मेरे पास है नहीं, जितना है वो मैं आपको दे रहा हूं, एंड ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मैं खुद जमा करता हूं, सीखता हूं, ताकि आपको सिखा पाऊं। यही तो मुद्दा है, एक टीचर हमेशा एक स्टूडेंट रहता है। आयंस इन द रिएक्टेंट एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा। चलो देखो, ये रिएक्शन अपना था सोडियम सल्फेट एंड हमने लिया था बेरियम क्लोराइड। अब पहले तो मुझे आप यहां पे चार्जेस बताओ। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, येलो से लिखूं तो समझ में आएगा। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, बेरियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो यहां पर आयंस एक्सचेंज होंगे, कैटायंस एंड एनायंस एक्सचेंज हो जाएंगे, तो मुझे मिलता है BaSO4 मिल रहा है, बराबर है। इसका आपको मिलता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, मतलब ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, सॉलिड है, बराबर है, सॉलिड मिल रहा है आपको इसका। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड एक्वियस थे, पानी में डिसॉल्व थे, लिक्विड सॉल्यूशन थे, उसमें आपको ये बेरियम सल्फेट सॉलिड मिलता है, इनसॉल्युबल। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा? आपको मिलता है Na&Cl, बेरियम सल्फेट मिला और दूसरा मिलेगा आपको सोडियम क्लोराइड NaCl, और ये एक्वियस रहेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, इसको मैं बैलेंस करने जाऊं, इसको अगर बैलेंस करना है तो यहां पे 2 सोडियम है, तो मैं यहां पे भी 2 लगाऊं, सोडियम बैलेंस हुआ, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, दैट्स इट, इट इज अ बैलेंस रिएक्शन। और कुछ करना है क्या? नहीं करना है, दैट्स इट। अच्छा, ये रिएक्शन आपको मैंने शुरू में बताया था, कंजर्वेशन ऑफ मास, बैलेंसिंग के वक्त मैंने आपको ये रिएक्शन बताया था। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, नाम लिख दू, सिल्वर नाइट्रेट एक्वियस, सोडियम क्लोराइड एक्वियस, इनको आप एक साथ लाओगे तो आपको अगेन यहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने मिल रहा है,
किसका व्हाइट प्रेसिपिटेट है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। अब मुझे एक बात बताओ, सिल्वर के ऊपर प्लस चार्ज है, NO3 के ऊपर माइनस चार्ज है, Na के ऊपर प्लस चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, तो आपको क्या मिला? AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट डाउनवर्ड एरो के साथ दिखाया गया है। या तो आप ब्रैकेट में एस लिखो या तो आप डाउनवर्ड एरो लिखो, दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो Ag के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस, Na के ऊपर प्लस, NO3 के ऊपर माइनस, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। आपको क्या क्या मिल रहा है? सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। जितने भी रिएक्शंस हैं अगर उनको आप लिखते जाओ, कॉम्बिनेशन के रिएक्शंस सारे एक साथ, जितने भी एग्जांपल मैंने दिए हैं, डिकम्पोजिशन के सारे एक साथ, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, सब एक एक आप पेज पे लिखते जाओ तो आपको बहुत मजा आएगा। सिस्टमैटिकली आपको सारे रिएक्शन समझ में आएंगे, ठीक है। ये हो गया अपना डबल डिस्प्लेसमेंट। एक और रिएक्शन दिया है, हमने लिया है K2CrO4, ये इसको बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट। क्या बोलेंगे? पोटेशियम क्रोमेट। एंड मैंने लिया है BaSO4, बेरियम सल्फेट। ठीक है। अब आप बोलोगे सर पिछले रिएक्शन में बेरियम सल्फेट का हमें सॉलिड मिला था, यहां पर आपने इसका एक्वियस कैसे लिया? देखो सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप पिछला वाला रिएक्शन कर रहे थे वहां पर बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कम हो गई बिकॉज ऑफ अदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो वहां पर आपको सॉलिड मिल रहा था। यहां पर मैंने सिर्फ बेरियम सल्फेट को पानी में डाल के हीट करके डिसॉल्व किया होगा, तो बेरियम सल्फेट पानी में डिसॉल्व होकर एक्वियस भी बनाता है जब वो अकेला है। लेकिन जब इसके साथ दूसरा भी प्रोडक्ट बन रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और इसका आपको प्रेसिपिटेट मिलता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पिछले रिएक्शन में मुझे बेरियम सल्फेट के साथ NaCl भी मिला था। अब NaCl की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो NaCl डिसॉल्व हो गया, तो बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बेरियम सल्फेट का मैंने एक्वियस सॉल्यूशन बनाया तो ये बन जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पोटेशियम क्रोमेट लिया है, ये येलो कलर का होता है, येलो, तो आपको दिख रहा है ये जो ऊपर येलो है ये है K2CrO4 एंड ये जो नीचे है ये क्या है? BaSO4। ठीक है, ऊपर जो पिपेट में दिख रहा है वो है पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 एंड नीचे जो टेस्ट ट्यूब में लिया है वो बेरियम सल्फेट है। अब इन दोनों को आप रिएक्ट करो, K के ऊपर प्लस चार्ज है, CrO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, बेरियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है। ठीक है, चार्जेस भी बता रहा हूं, बहुत अंदर अंदर की बातें आपको बता रहा हूं। अब एक्सचेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको सबसे पहले BaCrO4 मिल सकता है, बेरियम क्रोमेट, इसके ऊपर 2 प्लस, इसके ऊपर 2 माइनस, एंड आपको क्या मिलेगा? बेरियम क्रोमेट मिला प्लस, दूसरा क्या बचा? K2SO4, K2SO4 मिलेगा, पोटेशियम सल्फेट, और उसमें भी प्लस एंड 2 माइनस। ठीक है, तो यहां पर आपको ये जो येलो प्रेसिपिटेट दिख रहा है, येलो प्रेसिपिटेट, ये किसका है? बेरियम क्रोमेट का है, येलो प्रेसिपिटेट। तो आप एक डाउनवर्ड एरो इधर दिखा दो और ये एक्वियस रहेगा। क्या आपको बात समझ में आई? बड़ा मजेदार रिएक्शन है पोटेशियम क्रोमेट एंड आपको कलर्स याद रखने हैं। देखो कलरफुल एक ही है ना, बेरियम क्रोमेट का ही येलो है, बाकी सारे व्हाइट ही हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का भी जो प्रेसिपिटेट बनता है वो व्हाइट है, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट है, सिर्फ येलो कौन है? बेरियम क्रोमेट। तो ज्यादा कोई दिमाग चलाने वाली बात है क्या? नहीं, एक ही येलो है, बेरियम क्रोमेट। और वो भी आप कैसे याद रखोगे? कभी भी
क्रोमेट आता है ना साथ में तो येलो कलर देता है। डाइक्रोमेट हो गया या क्रोमेट हो गया, हमेशा येलो कलर का कुछ ना कुछ बनाएगा। तो ये जो येलो कलर है वो एक्चुअली क्रोमेट का ही है, क्रोमेट के वजह से है। ठीक है, बेरियम क्रोमेट प्लस K2SO4। अच्छा, हीट भी आ रही है, एक्सोथर्मिक भी है, तो हमने यहाँ पे हीट भी लिख दी। ठीक है, स्लाइटली एक्सोथर्मिक। बहुत ऐसा गर्म होगा क्या, पानी उबलने लगेगा, नहीं, थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हमने एक्सोथर्मिक लिखा है। ओके, ये रहेगा येलो। चलो फिर दूसरा एक रिएक्शन लिया है, BaCl2 प्लस ZnSO4। तो आप सीधा सीधा बता सकते हो ना यहाँ पे क्या बनेगा, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, बेरियम सल्फेट बनेगा। ये आपका प्रेसिपिटेट है, कौन से कलर का रहेगा, व्हाइट कलर का रहेगा। आप येलो को येलो से लिखो ना, और व्हाइट को व्हाइट से लिखो। प्लस आपको क्या मिलेगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और ये एक्वियस रहेगा। दैट्स इट। डबल डिस्प्लेसमेंट आपका यहां पे हुआ समाप्त। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं, बहुत ही मजेदार चीजें हैं। ठीक है, मेरी घड़ी किधर है, अच्छा इधर है, वही टाइम देखना था, 12:30 हो गए। चलो अभी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस समझ लेते हैं फटाफट। मुझे एक बात बताओ, जब आइस मेल्ट होता है, आइस जब मेल्ट हो रहा है, कैन आई से हीट एब्जॉर्ब हो रही है? बाय द वे, क्या ये कोई रिएक्शन है? मेल्टिंग ऑफ आइस ये रिएक्शन नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज है। और यहां पे भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। आइस क्या है, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट लेगा, तब जाके मेल्ट होगा। कम ऑन, यस और नो? आइस के अंदर हीट जा रही है, तो इसको मैं बोलता हूं, इसको मैं, हीट अंदर आ रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो दिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसको मैं रिएक्शन नहीं बोलूंगा, इसको मैं प्रोसेस बोलूंगा, बिकॉज ये क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है, ये एक प्रोसेस है, ये रिएक्शन नहीं है, प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है, डिफरेंस समझ में आ रहा है, यस और नो? अच्छा, एक बात समझ में आ गई, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। उसी तरह से डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। इसको जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो, ध्यान से सुनना, पोटेशियम नाइट्रेट भी पानी की हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप स्मार्ट हो तो आप लोग मुझे बताएंगे इसका जवाब। पोटेशियम नाइट्रेट जब डिसॉल्व होता है तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है। कहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा, अपने सराउंडिंग से, मतलब पानी से। पानी की हीट खुद ले लेगा, मतलब ये पानी कैसा होगा, ठंडा होगा या गर्म होगा, बताइएगा। मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का, कमेंट करो करो करो, नीचे लिखो। पोटेशियम नाइट्रेट पानी की हीट एब्जॉर्ब कर लेगा डिसॉल्व होते वक्त, तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा? किया आपने कमेंट? अब मैं बताऊं, पानी के अंदर की हीट चली जाएगी, पानी ठंडा होगा ना। ओवरऑल ये जो बीकर है ये आपको कैसा फील करेगा, कैसा फील होगा, कूल फील होगा, ठंडा फील होगा। पोटेशियम नाइट्रेट विल एब्जॉर्ब द हीट, जब वो डिसॉल्व हो रहा है, उसको हीट लगती है, तो वो पानी की हीट एब्जॉर्ब करेगा, पानी ठंडा हो जाएगा, सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये दोनों एग्जांपल में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। मेल्टिंग ऑफ आइस में भी हीट एब्जॉर्ब हो गई, डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट हीट एब्जॉर्ब हो गई। तो ये क्या है, ये है एंडोथर्मिक प्रोसेस। दोनों, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यहां लिखूं, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दीज आर एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। मैंने डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड किया पानी में, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको मैं वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, पानी गर्म होगा, हीट इज गिवन आउट। भाई और बहनों, हीट इज गिवन आउट। ये बीकर आपको गर्म फील होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो थोड़ा वार्म होगा, गर्म होगा,
हीट बाहर आ रही है, सिंपली इसको मैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल सकता हूं। क्या ये बात बराबर है? एग्जाम में पूछते भी हैं पोटेशियम नाइट्रेट के डिसोल्यूशन में और सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिसोल्यूशन में क्या फर्क है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डिसॉल्व होता है तो हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर आती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पोटेशियम नाइट्रेट जब डिसॉल्व होता है तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पानी ठंडा हो जाता है, सॉल्यूशन ठंडा होता है, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। यही फर्क, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहां पे हीट बाहर आ रही है। एक और एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ आइस। अगेन आप स्मार्ट बच्चे हो तो आप मुझे बताएंगे, जब आइस फॉर्म हो रहा है फ्रॉम वाटर, पानी के अंदर की हीट को क्या किया जा रहा है? आपने फ्रिज के अंदर पानी रखा है उसको आइस बनाने के लिए, तो फ्रिज क्या कर रहा है? पानी की हीट को बाहर निकाल रहा है। कैन आई से हीट इज गिवन आउट फ्रॉम वाटर, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि पानी के अंदर की हीट हमने बाहर निकाल दी तब जाके वो ठंडा हुआ। तो पानी के अंदर की हीट निकली तो ये क्या होगा? हीट बाहर आई, हीट बाहर आई, पानी से हीट बाहर आई, तो ये क्या है? ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आइस मेल्ट हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जब आप पानी का आइस बनाओगे तो पानी में से हीट बाहर जाएगी, हीट इज गिवन आउट, सो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आइस मेल्ट हो रहा है, एंडोथर्मिक, हीट ले रहा है। पानी फ्रीज हो रहा है, हीट दे रहा है, एक्सोथर्मिक। डिफरेंस एकदम क्लियर है, बात एकदम समझ में आई है, मजेदार बातें हैं। एक लास्ट बात, आपको पता है हम बोलते हैं ना एसिड में, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में कभी पानी नहीं डालना चाहिए, स्प्लैशिंग होती है। बाय द वे कोई भी एसिड बहुत डेंजरस होता है, हाथ वाथ पे कहीं पे उड़ा तो जलन होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, कोरोजन, मतलब मेरे उड़ा है, मेरे टी शर्ट वी शर्ट पे उड़ा है, जीन्स पे उड़ा है, छेद हो गए हैं। आप कभी भी लैब में कुछ काम कर रहे हो, केमिकल लेबोरेटरी में, तो आपको एप्रन पहनने बोलते हैं, बाल बांधने बोलते हैं, गॉगल्स पहनने बोलते हैं। क्यों? सेफ्टी। कुछ भी एसिड किधर भी उड़ा, एक तो आपका कपड़ा वपड़ा जलाएगा, स्किन पे उड़ा तो स्किन जला देगा, जलन होगी, इरिटेशन होगी, लाल हो जाएगा। आंख में उड़ा तो आंख जा सकती है, इट इज वेरी डेंजरस। तो आप ये ना करो, इसलिए हम आपको करके दिखा रहे हैं। देखो ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें पानी नहीं डालते, क्यों नहीं डालते? हम डाल के दिखाएंगे। देखो पानी एसिड में डाल रहे हैं तो आपको दिख रहा है धुआं निकल रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, करके बाहर आ रहा है पानी। एंड आप टेम्परेचर देखो, करीब करीब 55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया है सल्फ्यूरिक एसिड का। शुरू में कितना था? 35 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा, तो वो सीधा 55 डिग्री सेल्सियस पे गया एंड एसिड बाहर भी उड़ा, करके बाहर आया। इसको हम बोलते हैं स्प्लैशिंग। कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में अगर पानी गया तो वो स्प्लैश होगा, उड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है एंड बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो रही है। टेम्परेचर देखो 20 डिग्री बढ़ गया, ऐसे थोड़ा सा पानी डाला 20 डिग्री टेम्परेचर ऊपर गया, सो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो बात समझिए, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। बेस की भी बात है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में डाला, NaOH को, सॉलिड को जब पानी में डिसॉल्व किया तब भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, कम ऑन यस और नो। उसी तरह से जब एसिड को भी आप पानी में डालते हो, एसिड को भी पानी में डालते हो, इट इज एक्सोथर्मिक। इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। स्प्लैशिंग होगी, उड़ेगा, करके उड़ेगा एंड जलन वगैरह हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमेशा क्या करना है? हमेशा आप एसिड को पानी में डालोगे, ऑलवेज एड एसिड टू वाटर ड्रॉप वाइज विद कांस्टेंट स्टरिंग। ऐसा डायरेक्ट बीकर से भी उतने का नहीं, आप एक छोटे टेस्ट ट्यूब में ले लो या फिर एक पिपेट में ले लो, ड्रॉपर में ले लो, ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज डालोगे आप,
आप एसिड को पानी में डालोगे ड्रॉप वाइज, ड्रॉपर से, विथ कांस्टेंट मिक्सिंग। ठीक है, इसको याद करने का तरीका कैसे है? एसिड को पानी में डाला तो अच्छे से मिक्स हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने वाटर को, किधर गया, वाटर को एसिड में डाला तो क्या हो जाएगा? वै वै करके सारा स्प्लैश होगा। तो आप हमेशा क्या करोगे? वै नहीं करना है, करना है, एसिड टू वाटर ड्रॉप वाइज। याद रखेंगे ये छोटी सी बात यहां पे। सो आई होप एवरीथिंग वॉज वेरी क्लियर, सुपर क्लियर, एंड वीडियो में आपको मजा भी आया। कमेंट में भी कुछ अच्छा लिख के जाना अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। ये हमारी फुल टीम ऑफ टीचर्स है जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है। कोई भी इंक्वायरी करनी है बैच के रिगार्डिंग आरएम 5.0, ये दोनों नंबर के ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।